जो लास्ट क्लास चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम डीबीएमएस के बारे में पढ़े थे और डीबीएमएस में जो हमने टॉपिक पढ़े थे वो बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ी थी। फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज करके कैंडिडेट की किस तरीके से निकालते हैं वो देखे थे। आपको बताया था कि आपके एग्जाम में कैंडिडेट की निकालने का क्वेश्चन जरूर आएगा कि भाई हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन के एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, उनकी कुछ डिपेंडेंसी आपको बतानी है, उसमें कितनी कैंडिडेट की हो सकती है या कौन कौन सी कैंडिडेट कीज हो सकती है। ठीक है, तो आपने सबने रिवीजन कर लिया होगा वैसे, उम्मीद है उससे रिलेटेड। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे। तो देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चन होगा कि जैसे लेट आर इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ये दिया हुआ है। यहाँ पे आर का क्या मतलब है? आर का मतलब है हमारे टेबल यानी रिलेशन का नाम है। ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है आर, और जो ए बी सी डी है ये ए बी सी डी और ई एफ तक दिए हुए हैं। ठीक है, ये एक साथ ऐसे भी लिखे आ सकते हैं, ये आर के साथ ऐसे लिख के भी आ सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, या ये कोमा लगा के लिख के भी दिए जा सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं, उससे कोई मतलब। हमारे पास यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज दी हुई हैं, ये यहाँ पर 4 डिपेंडेंसीज दी हुई हैं। अब आपको ये बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की ऑफ आर। ठीक है, ये जो रिलेशन है आर, इसकी की कौन सी? तो जब यहाँ पे की के बारे में पूछा तो की मतलब इन्होंने पूछा है कैंडिडेट की के बारे में। आपको बताना है इसकी कैंडिडेट की कौन सी होगी। देखो कैंडिडेट की किसी रिलेशन में एक से ज्यादा हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जैसे मान लिया आपने सारी निकाल ली, उनमें से आपको बस देखना है इनमें जो ऑप्शन में दी हुई है वो मैच होनी चाहिए आपसे, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझते हैं बेसिकली जब भी हम किसी रिलेशन की कैंडिडेट की निकालते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमें इसेंशियल एट्रीब्यूट्स फाइंड करने होते हैं। भाई ये तो हमारे पास टोटल एट्रीब्यूट्स हैं, हमें क्या निकालना? हमें निकालना इसेंशियल एट्रीब्यूट। इसेंशियल मतलब जरूरी है, जो कैंडिडेट की बनाने के लिए सबसे जरूरी महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट कौन सा है वो फाइंड आउट करना। वो कौन सा होता है? जो फंक्शनल डिपेंडेंसी में राइट साइड में नहीं होता। अब यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनका कंपैरिजन करेंगे हम राइट साइड से। भाई ए है इसमें, बी भी है, सी नहीं है यहाँ पे राइट साइड में। ठीक है, तो इसेंशियल एट्रीब्यूट्स में हमारे पास एक हो गया सी। दूसरा आगे देखते हैं, क्या डी है? डी है इसके अंदर, ई नहीं है, एफ है। तो सी और ई जो है ये हमारे पास इसेंशियल एट्रीब्यूट हो गया। देखो बेसिकली अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन से करने का तरीका हमने लास्ट क्लास में करे थे। कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने में 5 मिनट 10 मिनट भी लग जाती। 10 मिनट तो मुझे समझाने में लग रही है, आपको मान लिया करने में 3-4 मिनट भी लग रही है क्वेश्चन को, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन है आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप देख लो अगर सी ई ऑप्शन में दे रखा तो वही आंसर होगा, बात खत्म। ये दे रखा बी वाला, यही आंसर, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक ही सेलेक्ट कर रखा आपने, और आपके पास सीई जो है 2 एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन आ रहे, 2 से ज्यादा का इसमें कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब सीई होगा। ठीक है, आपको इसका लॉजिक बताया ही था कि अगर हमारे पास इसेंशियल एट्रीब्यूट ही कैंडिडेट की होती है तो उसमें एक ही कैंडिडेट की होती है। जब ये ऑप्शन में दे रखा क्योंकि दो एट्रीब्यूट का होगा तो सीई होगा। ठीक है, 2 से ज्यादा का कोई हो सकता है, लेकिन सी अगर 2 की बात करें तो ये ही होगा, और अगर ये होगा तो फिर 2 से ज्यादा का भी कोई नहीं होगा। कैसे होगा देखो, अब यहाँ पे समझते हैं। हमें पता करना कि भाई यही वाला आंसर है, कैसे पता करेंगे? ये जो सीई है इसका क्लोजर सेट निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन तो आपके बस इसेंशियल एट्रीब्यूट देख के सोल्व हो जाएगा, ऑप्शन से आप सोल्व कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ आगे करते हैं सीई का क्या निकालेंगे? क्लोजर सेट। स्टेप क्या होता है पूरा? पहले इसेंशियल एट्रीब्यूट निकालते हैं, फिर उसका क्लोजर सेट देखते हैं। तो सी का क्लोजर सेट यानी सीई से आप क्या फाइंड कर सकते हो? सीई हमारे पास ऑलरेडी है तो हम सीई तो बता ही सकते हैं। ठीक है, अब इस पे लगाएंगे यहाँ पे ये डिपेंडेंसीज।
हमारे पास C की वैल्यू है, हमारे पास E की वैल्यू है। हम C की वैल्यू से क्या फाइंड कर सकते हैं? F की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो C की वैल्यू से मैंने F भी फाइंड कर ली, पहली डिपेंडेंसी यूज कर ली। E की वैल्यू से मैं A की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, तो E है मेरे पास, तो मैं A की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूं, यानी ACEF बन गया अब हमारे पास। ठीक है, तीसरी डिपेंडेंसी पे जाते हैं। अगर EC हमारे पास है तो हम D की वैल्यू बता सकते हैं। तो EC मेरे पास है क्या? E और C है मेरे पास, तो मैं D की वैल्यू बता सकता हूं। तो इसमें D भी ऐड कर दो, A C D E और F। ठीक है, और अगर मेरे पास A की वैल्यू है तो मैं B की वैल्यू भी बता सकता हूं, तो इसमें B भी ऐड कर देंगे, यानी A B C D E F। और ये जो है हमारे पास क्या आ गया है? ये पूरा रिलेशन आ गया, मतलब R के इक्वल आ गया। R में एट्रीब्यूट थे हमारे पास, तो 6 एट्रीब्यूट थे। तो A B C D E F, इसमें 6 एट्रीब्यूट हैं, तो इसकी डिग्री भी हमारे पास 6 ही होगी, क्योंकि इसमें कितने एट्रीब्यूट है? 6 एट्रीब्यूट है। तो हमारे पास यहां पर क्या है? A B C D E F, ये सारे के सारे 6 के 6 मैच हो गए हैं। जब 6 के 6 मैच हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया? CE हमारे पास क्या बन गई? कैंडिडेट की बन गई। अगर किसी भी एट्रीब्यूट के क्लोजर सेट से पूरा रिलेशन ड्राइव हो जा रहा तो वो क्या होती है? कैंडिडेट की होती है। तो कैंडिडेट की हो गई, ये CE आपके पास आंसर हो गया। CE लिखो या EC लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। और अगर हमारे पास इसेशनल एट्रीब्यूट ही कैंडिडेट की है तो आगे हमें और कोई देखने की जरूरत भी नहीं, और यहाँ पे तो आंसर भी आपका मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है। उस रिलेशन में आप देखेंगे हमारे पास एक्स वाई जेड 3 कॉलम दिए हुए हैं। तो इस रिलेशन की अगर मैं डिग्री की बात करूं कि आप बताइए इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। तो 3 कॉलम है इसमें एक्स वाई जेड, तो 3 इसकी डिग्री होगी। ऐसे ही अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्डिनलिटी बताओ, इसकी कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ रोज। रोज इसमें कितनी है? 1 2 3 और 4, तो इसकी कार्डिनलिटी होगी हमारे पास 4। ठीक है, डिग्री नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज होती है। अब यहां पर आगे इसने ये पूछा, ये कुछ डिपेंडेंसीज दी हुई हैं, तो आपको बताना इनमें से कौन सी डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करेगी, कौन सी नहीं करेगी। इस रिलेशन को देखते हुए हमें ये बताना है। तो देखो भाई, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे, पहले वाली डिपेंडेंसी के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। पहले वाली डिपेंडेंसी में कहा है x y to z, यानी आपको मैं x की वैल्यू बता देता हूं, y की वैल्यू बता देता हूं, तो क्या आप मुझे z की वैल्यू बता पाएंगे? ठीक है, तो देखो एक्स वाई की वैल्यू बता दी, तो एक्स वाई के कॉम्बिनेशन को देखेंगे। एक्स वाई के कॉम्बिनेशन पे यहाँ पे क्या बना? 14 बना। दूसरे वाले पे क्या बना? 15 बना। ये क्या बना? 16 बना। यहाँ पे 32 बना। अगर एक्स वाई की कॉम्बिनेशन के साथ वैल्यू देखें तो मेरे पास वैल्यू बन रही है 14 15 16 और 32। ठीक है, ये बन रही, ये सारी की सारी यूनिक वैल्यू होगी। क्या होगी? यूनिक। कॉम्बिनेशन के साथ देखेंगे। अगर आपको बताया था x टू y हमारे पास हमेशा डिपेंडेंसी होती है अगर y x यूनिक हो और y सेम हो, या तो सारे के सारे x वाले क्या हो? यूनिक हो यानी डिफरेंट हो, या सारे के सारे y वाले सेम हो, तो डिपेंडेंसी हमेशा होगी, आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट वाली साइड जो है सारी क्या होगी? यूनिक होगी। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स वाई टू जेड हमारे पास डिपेंडेंसी होगी। अब हम देखते हैं z टू y होगी क्या? तो z टू y देखने के लिए हमें क्या करना? z के देखेंगे। तो देखो z टू y अगर आप देख रहे हैं तो z में वैल्यू यूनिक नहीं है। z की वैल्यू क्या है? 2 3 3 2 रिपीट हो रही वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है? 4 5 6 और 2 है। तो देखो डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी बताई थी। अगर मैं आपको z की कोई वैल्यू बताऊंगा तो सारे बच्चे मुझको सेम ही आंसर दें, इसका मतलब क्या है? डिपेंडेंसी होगी। अगर किसी ने अलग आंसर दे दिया तो डिपेंडेंसी नहीं होगी। जैसे मैंने कहा z की वैल्यू 2 है,
तो मनीष ने मुझे आंसर दिया कि y की वैल्यू सर 4 होगी, लेकिन अर्जुन ने आंसर दे दिया कि सर y की वैल्यू तो 2 होगी, क्योंकि z की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 4 भी है और z की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 2 भी है। तो अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो मल्टीपल आंसर आ रही है, सभी के सेम आंसर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी तभी होगी अगर लेफ्ट साइड की किसी वैल्यू के साथ राइट साइड की वैल्यू सेम ही रिजल्ट दे, वो रिजल्ट हमारे पास चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, देखो x y टू z तो है डिपेंडेंसी, लेकिन z टू y नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पे। सेकंड वाला कह रहा y z टू x, तो y z टू x की अगर हम बात करते हैं तो देखो y z में हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनेगा y और z का। पहला कॉम्बिनेशन 42, दूसरा कॉम्बिनेशन 53, तीसरा कॉम्बिनेशन 63, फिर हमारे पास 22। तो सारी वैल्यू अलग अलग ही हैं, आप ऐसे लिख सकते हो इसको 42, 53, 63 और 22। ठीक है, सारी वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। अगर लेफ्ट साइड की सारी वैल्यू यूनिक होती है तो डिपेंडेंसी होती है, आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। अब y टू z देख लेते हैं। y टू z देखेंगे तो y की भी सारी वैल्यू डिफरेंट है, 4 5 6 2 सब क्या है, y टू z डिपेंडेंसी कर रहे हैं, y सारा का सारा यूनिक है, तो z कुछ भी हो कोई मतलब ही नहीं है। फिर अगर लेफ्ट साइड हमारे पास यूनिक होती है तो राइट साइड से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये भी डिपेंडेंसी होगी। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, मतलब बी वाला आंसर आपका हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या सी वाला आंसर हो सकता है। तो सी वाले में लेफ्ट साइड में yz है, yz तो लेफ्ट साइड में होने पे हमने ऊपर देखा कि होती है डिपेंडेंसी, तो ये तो होगी। x टू z हो सकती है क्या, तो देखो x टू z हमारे पास नहीं होगी, क्योंकि x में रिपीटेशन हो रहा और 1 की वैल्यू के लिए यहाँ पे 2 रिजल्ट दे रहा और 1 की वैल्यू के लिए 3 रिजल्ट भी आ रहा, तो डिफरेंट रिजल्ट आ रहे, तो मतलब ये डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, अब x z टू y होगी क्या, तो x z का अगर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखें, x z टू y की बात करते हैं, अगर हम x z टू y, तो x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2 यानी 12 बन गया पहला। 1 और 3 यानी 13, फिर 1 और 3 13 रिपीटेशन हो रहा, फिर 3 और 2 32। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। देखो 13 के लिए 5 भी आ रहा, 13 के लिए 6 भी आ रहा, अलग रिपीटेशन हो रही वैल्यू, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है, सेम वैल्यू नहीं आ रही। 13 के लिए 5 भी रिजल्ट आ रहा, 13 के लिए 6 भी रिजल्ट आ रहा, इसका मतलब ये डिपेंडेंसी नहीं है, तो यही गलत हो गया। यहाँ पे आंसर आपका ओनली बी वाला सही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए हैं किस तरीके से हम करते हैं, वो आपने समझे। अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म का। ये कहा गया है कि विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर एडिक्वेट फॉर नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, तो इसके लिए आपको नॉर्मल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, क्या होती है नॉर्मल फॉर्म, तब हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अभी नॉर्मल फॉर्म का टॉपिक हम शुरू करते हैं। ठीक है, आपको बताया था कि नॉर्मल फॉर्म अगर आपको समझनी है अच्छे से तो आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए। नॉर्मल फॉर्म अगर हमें सीखनी है, ये सारी की सारी, इससे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है डेटाबेस में नॉर्मल फॉर्म का, कैंडिडेट की निकालने का। नॉर्मल फॉर्म सीखने के लिए आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और आपके पास तीसरी चीज कैंडिडेट की किस तरीके से निकाली जाती है, इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कैंडिडेट की, प्राइमरी की, यूनिक की, ये कीज क्या होती हैं, इन कीज के बारे में पता होना चाहिए डेटाबेस में। ठीक है, अगर इनके बारे में आपको पता है तो बहुत ही इजीली आपको नॉर्मल फॉर्म समझ में आ जाएगी।
देखो बेसिकली हमारे पास जब हमें मान लिया आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपसे कहा गया कि आपको एक कंपनी का के लिए या किसी कोई भी प्रोजेक्ट आया आपके पास, उसके लिए एक डेटाबेस डिजाइन करना है। तो डेटाबेस डिजाइन करने का काम आपको दिया गया। उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल बनती है, टेबल में कॉलम बनाए जाते हैं, उनके टाइप रखे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, चलो डेटाबेस का नाम तो हमने लिख दिया जिस भी कंपनी का बना रहे हम, लेकिन डेटाबेस में कितनी टेबल बनेंगी, किस टेबल में कौन कौन से कॉलम बनेंगे, ये मेन चीज है। अगर आपने यहां पर चीजें सही तरीके से नहीं रखी तो डेटाबेस आपका क्या हो जाएगा, गलत भी हो सकता है। आपका डेटाबेस इस तरह से भी बन सकता है कि जब कोई यूजर उस वेबसाइट को खोलेगा तो वेबसाइट घूमती रहेगी, लोड होती रहेगी, सही तरीके से डेटा बहुत ही स्लो हो जाएगी। यहां पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, डेटाबेस डिजाइन करने वाली टीम का ही मेन काम है किसी भी वेबसाइट, किसी भी सॉफ्टवेयर को कितने अच्छे से परफॉर्म करना, पूरा का पूरा वही है। ठीक है, और ये नॉर्मल फॉर्म हमें यही बताती है कि आपके पास जो डेटाबेस होगा उस डेटाबेस में कितनी टेबल बनेंगी और किस टेबल में कौन कौन से कॉलम रखने। अगर किसी को नॉर्मल फॉर्म नहीं आती, जाके डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर लेते हैं, MySQL ओरेकल वगैरह सीख लिया, लेकिन थियोरेटिकल चीजें, इनके कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो वो तो ऐसे ही बना देंगे कुछ भी। ठीक है, तो वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए तो काम चल जाएगा, लेकिन जब हमें बड़े प्रोजेक्ट बनाने होते हैं वहां पे वो फेल हो जाते हैं, आपके साइट या सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म के बारे में आपको पता होना जरूरी है, तभी आप अच्छा डेटाबेस डिजाइन कर पाओगे। और नॉर्मल फॉर्म को के बारे में समझने के लिए हमें इन 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब बेसिकली नॉर्मल फॉर्म हम यूज क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है नॉर्मल फॉर्म का। तो नॉर्मल फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया, कैसे आया, ये समझ लेते हैं। मान लिया आपको कहा गया कि आप एक इंस्टीट्यूट का डेटाबेस डिजाइन करें। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम मान लिया SP शर्मा क्लासेस ही है, आपने डेटाबेस का नाम रख दिया SPSC। ठीक है, ये आपके डेटाबेस का नाम है। और आपने चलो टेबल बनानी शुरू करी, एक टेबल बना ली, स्टूडेंट नाम की एक आपने टेबल बनाई, इसके अंदर टेबल का नाम क्या रखा, स्टूडेंट। और आपने कहा कि भाई सबसे पहला कॉलम बनाता हूं मैं कि स्टूडेंट की आईडी ले लेता हूं SID, स्टूडेंट का नाम ले लेता हूं SNAME, स्टूडेंट का जो है मोबाइल नंबर ले लेंगे हम, मोबाइल नंबर, स्टूडेंट की ईमेल आईडी ले लेते हैं, स्टूडेंट का कोर्स, कौन से कोर्स में वो एडमिशन ले रहा है तो उस कोर्स की आईडी ले लेते हैं CID, कोर्स का नाम ले लेते हैं किस कोर्स में उसने एडमिशन लिया, ठीक है, CNAME। ठीक है, और उस कोर्स को कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं तो टीचर का नाम भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रख लिया है। ये एक टेबल बनानी है इस तरीके से। ठीक है, या कोर्स की फीस ले लेते हैं, टीचर छोड़ो फीस कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। तो ये डिटेल मान लिया आपको कहा गया कि एक टेबल बनानी, उस टेबल में हमें ये डिटेल चाहिए, तो आपने ये एक टेबल बनाई है, टेबल का नाम स्टूडेंट, इसमें 3 3 4 1 7 कॉलम हमने रखे। अब मान लिया स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, पहले ने, दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे 10 स्टूडेंट ने मान लिया यहाँ पे एडमिशन लिया। स्टूडेंट का नाम है राम, ये राज, सैम, जॉन, ऐसे अमित। ठीक है, ये है इनका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं सबके, ईमेल आईडी हमने लिख दी है। ठीक है, कोर्स हमारे पास मान लिया 2 कोर्स चल रहे हैं, एक DBMS का कोर्स है, ठीक है, उसकी आईडी 101 है, और राम ने DBMS में एडमिशन लिया है, कोर्स का नाम है DBMS। ठीक है, और इसकी फीस मान लिया 5000 रुपए है। ठीक है, दूसरे राज ने एडमिशन लिया, कोर्स की आईडी है 102, हम 2 कोर्स चल रहे हैं अभी, और दूसरे कोर्स का नाम है TOC। ठीक है, उसकी फीस है मान लिया 8000 रुपए। ठीक है, ये जो सैम है इसने भी 102 में एडमिशन लिया है, TOC में 8000 फीस।
ठीक है, इसने 101 में एडमिशन लिया DBMS में, ठीक है, और 5,000 फीस। अभी हमारे पास यहाँ पर फिर अमित का नाम है 101, इसने भी DBMS में एडमिशन लिया है और 5,000 फीस, ठीक है, ये बीच में सब डैश डैश है ऐसे। अभी 10 स्टूडेंट है, चलो कोई बात नहीं। अब बढ़ते बढ़ते स्टूडेंट हो गए, मान लिया 1,000 हो गए, 1,000 स्टूडेंट हो गए। 1,000 के नाम पे है यहाँ पे मान लिया मोहित, ठीक है। मोहित ने 102 वाले कोर्स में एडमिशन लिया TOC में और फीस होगी 8,000 रुपए, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल में डेटा स्टोर हो गया। अगर हमें देखना किसी भी बंदे की डिटेल की, भाई बताओ जोन कौन से कोर्स में पढ़ता है, तो हम बता देंगे DBMS में पढ़ता है, DBMS पढ़ रहा हो। अब देखो इस टेबल के साइज की बात करते हैं, इस टेबल का साइज कितना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि हर कॉलम जो है, हर कॉलम में 100 बाइट लग रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि एक कॉलम में 100 बाइट लगती है स्टोर करने में, मतलब यहाँ पे 1 को स्टोर करने में 100 बाइट लग रही, ठीक है। इसमें भी 100 बाइट लग रही कि आप 100 कैरेक्टर तक का नाम लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी सब में हमने 100 मान लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो कितने कॉलम है, 7 कॉलम है, 7 कॉलम है, ठीक है। एक रो लिखने में हमारे पास 100 बाइट लग रही है और हमने टोटल कितनी रोज लिखी है, 1,000 रोज, तो इंटू 1,000, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपके पास 1,00,000 हो गया, 1,00,000 बाइट्स हो गए। इतने बाइट्स की ये टेबल हमारे पास बन गई है, ठीक है। स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। अब ये काम एक स्टूडेंट को दिया था, उसने इस तरीके से बनाया। यही काम टेबल बनाने का एक मैंने दूसरे स्टूडेंट को भी दिया कि भाई तुम भी बना लो, या दूसरी कंपनी को दिया कि तुम भी बना दो भाई हमारे लिए इस तरह का। तो दूसरी कंपनी ने क्या किया कि उसने ये सारी चीज एक टेबल में न रख के 2 टेबल बना दी, इस टेबल को बीच में से तोड़ दिया, ठीक है, और स्टूडेंट टेबल को यहां तक रखा। एक दूसरी टेबल बनाई कोर्स नाम की, और उसमें CID 101 102 ये, और बस उसने यहाँ पे ये सारी चीज हटा दी। अच्छा चलो हट गया, तो यहां से ये कर देते हैं, मतलब कोर्स नाम की एक दूसरी टेबल बनाई जिसमें CID, कोर्स का नाम, C नेम और फीस रखी। कोर्स हमारे पास 2 हैं, ठीक है, DBMS और TOC। इसकी फीस 5,000 है, इसकी फीस 8,000 है, ठीक है। भाई उसको कोई और रो लिखने की जरूरत है, 2 ही कोर्स चल रहे, तो उसको और कोई रो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 में ही काम चल गया उसका, ठीक है। तो इस वाली कोर्स वाली टेबल में केवल 2 ही रो हमें लिखनी, यहाँ पे 1,000 रो नहीं लिखनी। चाहे मेरे पास स्टूडेंट जो है 10,000 हो जाए, 1,00,000 हो जाए, लेकिन कोर्स वाले में 2 ही रो लिखी जाएंगी, यही बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसके डेटाबेस का साइज देख लेते हैं क्या कितना रहेगा। इसके डेटाबेस में यहां पर हमारे पास 5 कॉलम हुए, पहले वाले में 5 कॉलम है। एक कॉलम में हमने एक जो फील्ड है उसका साइज 100 माना था, ठीक है, और 1,000 इसमें यहाँ पे ये है 1,000। तो यार ये बता भी तो दिया करो, 7 से भी मल्टीप्लाई करी हमने, 7,00,000 हुए थे ये, ठीक है। 1,000 इंटू 100 करा 1,00,000, तो वही हो गया। 7 ये भी तो रखे थे, 7,00,000, ठीक है, बस सुनते जा रहे हो। तो यहां पर कितना हो गया, यहां पे हो गया 5,00,000 ये, ठीक है, इस तरीके से हो गया है हमारे पास। अब ये तो स्टूडेंट वाले कॉलम टेबल का साइज हो गया। कोर्स वाली टेबल का साइज देखेंगे, यहाँ पे 3 कॉलम है, एक कॉलम का अगर देखें तो 100 बाइट ले रही है एक वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद हमने टोटल 2 रो बनाई है, तो ये हो गया टोटल 600, यानी इस टेबल का साइज केवल 600 बाइट है, ठीक है। इस टेबल का 5,00,000, इस टेबल का 600, तो टोटल साइज 5,06,000 हो गया, ठीक है। जबकि यहाँ पे 7,00,000 हो रहा था, यहाँ पे 5,06,000 हुआ है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस आप देख रहे हैं
कि लगभग 2 लाख का डिफरेंस हो गया। अगर यहाँ पे ज्यादा हम एंट्री करते जाएंगे तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो कौन सा तरीका बेटर है कि एक ही टेबल में हमने सारा डेटा लिख दिया था या 2 टेबल में? तो 2 टेबल वाला डेटा बेटर है। क्यों बेटर है? देखो ये चीजें रिपीट हो रही थी, 101 102 वाली चीजें बार बार DBMS TOC DBMS TOC 5000 8000 यही तो रिपीट हो रही थी। स्टूडेंट 1 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, 1000 रहे, 5000 रहे, लेकिन ये चीजें तो बार बार सेम उतने टाइम पे रिपीट हो रही। एक ही चीज को बार बार लिखने की क्या जरूरत? एक तो एंट्री करने में भी फालतू में टाइम वेस्ट होगा भाई, 2 एंट्री फालतू में लिखनी पड़ रही है हमें वहां पे, ठीक है, और साइज भी ले रही है तो टाइम वेस्ट है ना। तो हमें यही आइडेंटिफाई करना कि भाई ये चीजें हम एक टेबल में बनाएंगे तो क्या फायदा होगा, 2 टेबल में करेंगे तो क्या फायदा होगा, कितनी टेबल होनी चाहिए और किस टेबल में क्या क्या चीज, क्योंकि इससे भी हमारे पास वही रिजल्ट आएगा। मैं जानना चाहता हूं कि जॉन ने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया, तो जॉन के सामने पहले ही वाले टेबल में 101 लिखा और 101 को इस टेबल में मैं फॉरेन की हेल्प से सर्च करूंगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा DBMS में लिया हुआ। वो एक सिंगल टेबल से भी पता चल रहा था, 2 टेबल बना के भी रिलेशनशिप से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो भाई इसका मतलब हमारे पास क्या है कि आप जो है बेसिकली क्या करेंगे, 2 टेबल यहां पे बनाएंगे तो बेटर होगा। तो ये चीजें हमारे पास क्या होती है, जो चीजें रिपीट हो रही थी बार बार, ठीक है, वो चीज अब रिपीट होना बंद होगी। भाई कोर्स का नाम हमारे पास और साथ में फीस बार बार रिपीट हो रही थी, तो जो रिपीटेशन है वो हमने क्या कर दिया है, रिपीटेशन को बंद कर दिया। रिपीटेशन को हम रिडंडेंसी भी बोलते हैं, रिडंडेंसी, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी हमने एक टेबल को 2 टेबल में डिवाइड करा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन। क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। और नॉर्मलाइजेशन का मेन फोकस क्या होता है, इसका मेन यूज क्या होता है, क्यों करते हैं नॉर्मलाइजेशन? इसका मेन चीज है रिड्यूस करना रिडंडेंसी को, यानी जो रिपीटेशन हो रहा है उसको कम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करा जाता है। यहां पे मैंने ये नहीं लिखा रिमूव करना, 100% रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन इससे भी रिमूव नहीं होगा। भाई एक CID वाला तो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा था, क्योंकि एक कॉमन कॉलम तो रखना ही पड़ेगा तभी हम रिलेशनशिप बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस कर देता है, बिल्कुल 100% रिमूव नहीं करता। तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस या टेक्निक टू रिड्यूस द रिडंडेंसी ऑफ ए रिलेशन या ऑफ ए डेटाबेस। किसी डेटाबेस से रिडंडेंसी को रिड्यूस करने का जो प्रोसेस या टेक्निक है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, क्या तरीके होते हैं? तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को नॉर्मल फॉर्म बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है? नॉर्मल फॉर्म। तो यहां पे कहा गया कि आप जो टेबल्स बनाएंगे डेटाबेस के अंदर, वे किसी पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने चाहिए। नॉर्मल फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? एक होती है 1NF यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, 1NF बोल दो या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। दूसरी होती है हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तीसरी होती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ है हमारे पास BCNF बॉय कोड नॉर्मल फॉर्म। और फिफ्थ होती है हमारे पास फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। और सिक्स्थ होती है हमारे पास फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। ये 6 नॉर्मल फॉर्म है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, BCNF और फिर 4NF और फिर 5NF। जब भी हम नॉर्मल फॉर्म चेक करते हैं किसी भी टेबल की या डेटाबेस की तो रिलेशन में, तो हमें इसी ऑर्डर में करनी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो BCNF फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन था जो हमारे पास यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन था कि विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। कि आप कोई रिलेशनल डेटाबेस बना रहे हैं
रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं तो कौन सी नॉर्मल फॉर्म सबसे बेस्ट है। ठीक है, सबसे बेस्ट का मतलब कि आपकी रिडंडेंसी भी रिड्यूस हो जाए और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी ना बढ़े। भाई आप इतनी ज्यादा रिडक्शन करने लगे कि डुप्लीकेशन को रिमूव करने लगे, कंडीशंस लगाने लगे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए कि जब हम डेटा को फैच करेंगे, फैच करते वक्त हमारे पास क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, रिलेशनशिप बनाते वक्त कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, तो वो भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा काम, फिर डेटाबेस से सर्चिंग हमारे पास मुश्किल हो जाएगी। तो ये कह रहा है सबसे बेस्ट कौन सी होती है, यानी एडिक्वेट्स कौन सी है कि भाई उसमें ना तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो और जो हमारे पास डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन भी हमारे पास हो जाए जितनी हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा, तो इसका आंसर होता है बी वाला, यानी थर्ड एनएफ, 3NF। अगर आप किसी डेटाबेस को थर्ड एनएफ में रखेंगे या कोई रिलेशन, जितनी भी टेबल्स बना रहे हैं किसी डेटाबेस के अंदर, वे सब 3NF को अगर फॉलो कर रही है तो इसका मतलब आपका डेटाबेस डिजाइन जो है वो बेस्ट है, अच्छी तरीके से काम करेगा, आप उसमें रिडंडेंसी भी नहीं होंगी ज्यादा और उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होगी। अब इनके बारे में हम समझते हैं कि ये नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एनएफ की। ठीक है, 1 बाय 1 सारी एनएफ हम समझते हैं। ये जैसे एक क्वेश्चन है, इसको समझते हैं यहाँ पे पहले कि विच इज रिलेटेड टू 1 एनएफ या फर्स्ट एनएफ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट एनएफ से रिलेटेड है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड है। तो इसने कहा कि ईच रिलेशन, यानी हर टेबल जो भी आप बना रहे हैं, हैज यूनिक एट्रीब्यूट्स, हर टेबल में यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा कि एट्रीब्यूट ऑफ ईच टपल हैज एटॉमिक वैल्यूज। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे ये एटॉमिक वैल्यूज क्या होती है ये पता होना चाहिए। यूनिक एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, इसके बारे में अगर हमें पता होगा तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, इसका जवाब दे पाएंगे। तो देखो बेसिकली यहाँ पे हम समझते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में कि कौन सा रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहलाएगा। अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन दिया हुआ है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो ए रिलेशन इज कॉल्ड इन 1 NF इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, क्या क्या कंडीशन फॉलो करे वो। पहली कंडीशन ये है कि जो रिलेशन है उसके अंदर यूनिक एट्रीब्यूट होने चाहिए। रिलेशन हैज यूनिक एट्रीब्यूट्स। अब ये यूनिक एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, देखो हम रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन ऐसे लिखते हैं आर ए बी सी डी ई, ये लिख दिया, इसमें 5 एट्रीब्यूट हमने लिख दिए। एक हमने लिखा R1 और R1 में लिख दिया A B A C, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि ये वाला जो पहले वाला रिलेशन है इसके 5 एट्रीब्यूट है, पांचों के पांचों अलग अलग है। ठीक है, ये वाला रिलेशन जो है इसमें एट्रीब्यूट रिपीट हो रहे, यानी ए यहां भी आ रहा, ए यहां भी आ रहा। तो आपने MySQL पढ़ा होगा, ठीक है, टेबल भी बनाई होंगी उसमें, तो कभी क्या कोई ऐसी टेबल बनाई जिसमें 2 सेम नाम के एट्रीब्यूट आ जाए, सेम नाम के कॉलम, कि आपको एक टेबल बनाने को दी गई, उसमें लिखा आपने आईडी, नेम, एज, नेम, ऐसे नेम 2 बार लिख के टेबल बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला तरीका गलत है। ठीक है, यहां पर ये ABCD का मतलब क्या है, कॉलम के नाम ही है, हम शॉर्ट में उनको ABCD लिख देते हैं बस। तो इसका मतलब क्या है, कॉलम हमारे पास जो भी कॉलम के नाम यानी एट्रीब्यूट्स के नाम होंगे वो सब यूनिक यानी अलग अलग होने चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए।
अगर आपने रिपीटेशन कर दिया तो टेबल ही नहीं बनेगी। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो सबसे पहले यही बताती है कि टेबल कैसे बनेगी, टेबल ही बन जाए आपकी अगर सही से, तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन यहाँ पे यही दी जाती है कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए, यूनिक। अब दूसरी कंडीशन क्या कहा गया है, दूसरी कंडीशन ये होती है फर्स्ट एनएफ की, कि जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज होती हैं, ठीक है, यानी टपल्स ऑफ ईच एट्रीब्यूट has atomic value। अब एटॉमिक वैल्यूज का मतलब क्या होता है, एटॉमिक वैल्यूज का मतलब होता है कि सिंगल वैल्यू। ठीक है, देखो इसको यहां पे ऐसे समझते हैं कि मैंने लिखा, एक टेबल बनाई जिसमें आईडी है, नेम है और कोर्स है। ठीक है, आईडी मैंने लिखी 1, नेम लिखा राम, और इसको कहा है इसने एडमिशन लिया हुआ है डीबीएमएस में भी और टीओसी में भी। ठीक है, फिर लिख दिया हमने 2 राज। ठीक है, और यहां पर हमने लिख दिया कि इसने एडमिशन लिया है टीओसी में। 3 नंबर सैम, और यहां पे लिख दिया हमने डीबीएमएस में एडमिशन लिया। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास ये 3 एट्रीब्यूट हैं, ये इनके टपल मतलब रो है, हर रो के अंदर आप देख रहे सिंगल सिंगल वैल्यू है। तो अगर किसी भी फील्ड के अंदर सिंगल वैल्यू आती है, ये कौन है बच्ची विधि, तो सिंगल वैल्यू आती है अगर, तो इसका मतलब क्या है, वो एटॉमिक वैल्यू है। ये सब सिंगल वैल्यू है, तो ये सब क्या कहलाती है, एटॉमिक वैल्यू। लेकिन इस वाले फील्ड में देखो, यहाँ पे डीबीएमएस और टीओसी 2 दे दिए हमने, तो इसका मतलब ये एटॉमिक नहीं है, यानी 2 कोर्स के नाम एक ही साथ दे दिए, तो ये अलाउ नहीं है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। यानी हमारे पास ये पहले वाला टपल एटॉमिक नहीं है, यहां पर कोर्स की वैल्यू एटॉमिक नहीं। एटॉमिक का मतलब हर फील्ड में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए उससे रिलेटेड। जैसे मान लिया मोबाइल नंबर का भी फील्ड है, आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे तो एक सिंगल मोबाइल नंबर ही लिखना, उसमें मल्टीपल मोबाइल नंबर आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी भी मल्टीपल नहीं लिखे भाई। इसको अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर आपको करना है तो आपको यहां से ये वाला फील्ड चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कोर्स था, कोर्स में राज का तो हमने टीओसी लिखा हुआ था, इसका डीबीएमएस लिखा हुआ था, इसके दोनों कोर्स थे, तो यहाँ पे डीबीएमएस लिख दो, एक दूसरा बना दो, वहां पे टीओसी लिख दो राम का ही। ठीक है, तो यहां पर दोबारा से अब, लेकिन यहां पर दिक्कत ये आती है कि भाई इसमें अगर आईडी है, आईडी अब प्राइमरी की नहीं बन सकती क्योंकि रिपीटेशन हो गया, और ये भी जरूरी है हमारे पास हर टेबल में एक प्राइमरी की जरूर होनी चाहिए। जब टेबल बनाओगे तो प्राइमरी की जरूर होनी चाहिए। तो बेसिकली देखो, अगर हम प्रैक्टिकली वे में जाएं, बैटरी डाउन होगी, मिनट रुको भाई, अगर हम प्रैक्टिकली वे में जाएं तो प्रैक्टिकली वे में तो ये हो सकता है एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स में एडमिशन ले सकता है ना भाई, कोई जरूरी थोड़ी वो, तो उसकी 2-2 एंट्री करने की क्या जरूरत है। तो बेसिकली 2-2 एंट्री की इसलिए जरूरत हो जाती है क्योंकि वो एटॉमिक वैल्यू का रूल है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म दिखाने के लिए। तो जब एक्चुअली में हम बनाते हैं, डेटाबेस डिजाइन करते हैं प्रैक्टिकली वे में, तो हम कुछ सेपरेटर लगा देते हैं जिससे वो सिंगल वैल्यू बन जाए, लेकिन फैच करते हुए सेपरेटर से अलग अलग कर सकते हैं। पर जैसे मैंने कह दिया, अगर मल्टीपल वैल्यू कर रहे तो इनके बीच में एक सेपरेटर मान लिया, हैश का यूज कर लिया, टीओसी कर लिया, ये पूरी की पूरी एक ही वैल्यू है, लेकिन जब हम डिस्प्ले कराएंगे यूजर को तो फिर हैश सेपरेटर से इनको अलग अलग कर लेंगे। स्ट्रिंग में आते हैं ना, स्प्लिट मेथड का यूज करके आप इनको सेपरेटर से अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे लेकिन डेटाबेस के लिए एक सिंगल वैल्यू का काम करेगी। तो इस तरीके से फिर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट, मतलब प्राइमरी का भी कॉन्सेप्ट रहता है, मल्टीपल वैल्यूज को करना तो सिंगल बना के ही करना।
ठीक है, मल्टीपल वैल्यू अलाउ नहीं होंगी। तो इसका मतलब होता है एटॉमिक या एटॉमिसिटी भी बोलेंगे हम इसको, कि एक सिंगल वैल्यूज ही हमारे पास यहाँ पर रहेगी, एटॉमिक वैल्यूज। एक ट्रांजैक्शन में भी एटॉमिसिटी होती है कि कोई ट्रांजैक्शन अगर स्टार्ट हो रही तो वो कंप्लीट ही होगी, रुकेगी नहीं बीच में, या तो पूरी कंप्लीट होगी या नहीं होगी। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये वाला भी सही हो जाएगा और ये वाला भी सही हो जाएगा, दोनों के दोनों आंसर सही हैं, यानी बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो। अगर कोई रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो इसका मतलब उसमें यूनिक एट्रीब्यूट होने चाहिए और हर एट्रीब्यूट में एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, समझते हैं इसके बारे में। देखो इससे रिलेटेड अगर आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर टेबल बनी हुई आ गई तो टेबल तो देख के आप पहचान जाओगे, अगर रिपीटेशन हो रहा तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा, ये सारी चीज फॉलो कर रही तो मतलब है, अभी आपको बताया। लेकिन क्वेश्चंस इस तरीके से आ जाते हैं जैसे RABCDE, ठीक है। अब आपसे इसमें डिपेंडेंसी दे दी कि A to B, B to C, इस तरह से मान लिया कोई डिपेंडेंसी दे दी, तो अब आपको यहाँ पे देखना बताना ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन तो हर रिलेशन इस टाइप में अगर लिखा तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा। बस आपको क्या देखना है, ये वाली चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ भी लिखा हो फंक्शनल डिपेंडेंसी से कोई मतलब नहीं, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा। क्यों होगा भाई, पहले वाला केस आपने देख लिया, ईच रिलेशन हैज यूनिक एट्रीब्यूट्स, तो ये आपको यहीं से पता चल जाएगा। लेकिन वैल्यूज एटॉमिक है या नहीं है, वैल्यूज तो दी हुई नहीं यहाँ पे क्वेश्चन में, वैल्यूज तो जब टेबल बनी होगी तभी पता चलेंगी हमें, तो टेबल बनी हुई नहीं है तो यही वाला केस देखेंगे हम, बस खत्म बात, और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो गया। बस ये इतना देखना आपको। अब बात करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है ये वाला सेकंड नॉर्मल फॉर्म का से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझते हैं कि विच इज या आर द प्राइम एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन ABCD इफ AB एंड C आर द कैंडिडेट की ऑफ R, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे हमें बताना है कि प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो बेसिकली जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कोई रिलेशन कब होता है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर हमारे पास दो कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे, पहली चीज कि रिलेशन जो है इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए ये जरूरी है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। अगर फर्स्ट में ही नहीं है तो सेकंड में कहां से होगा, वहीं पे खत्म। फर्स्ट होगा तो तभी हम आगे सेकंड पे जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है। दूसरी चीज है हमारे पास कि नो पार्शल डिपेंडेंसी, पार्शल डिपेंडेंसी। अभी हमने यहां पर बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ी थी, लेकिन अभी आगे जब नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे तो पार्शल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, जॉइंट डिपेंडेंसी, ये और 4 तरह की डिपेंडेंसीज हमें पढ़नी है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो है कि रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, वो क्या होता है वो हमने समझ लिया। सेकंड कंडीशन दी कि कोई भी पार्शल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, जो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी दी होंगी रिलेशन के साथ उनमें पार्शल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। अब ये पार्शल डिपेंडेंसीज कौन सी वाला है भाई, इसके बारे में जब तक नहीं पता होगा तब तक हम कैसे चेक कर पाएंगे कि कौन सा रिलेशन जो है 2NF में है या नहीं है, ठीक है। तो पार्शल डिपेंडेंसी के बारे में पता करने के लिए आपको प्राइम एट्रीब्यूट के बारे में पता होना चाहिए। ये पार्शल डिपेंडेंसी प्राइम एट्रीब्यूट से रिलेटेड है। तो अब हम ये समझ लेते हैं क्या होता है।
देखो प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स का मतलब तो है हमारे पास भाई कॉलम्स, जो भी हमारे पास रिलेशन के कॉलम होते हैं उनको एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम उन एट्रीब्यूट को दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक प्राइम एट्रीब्यूट और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, ये हमारे पास होंगे दो कैटेगरी। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कैंडिडेट की का पार्ट होते हैं, यानी जिनकी हेल्प से कैंडिडेट की बनती है, उन एट्रीब्यूट्स को प्राइम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। यानी शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ कैंडिडेट की इज कॉल्ड प्राइम एट्रीब्यूट, या द एट्रीब्यूट्स यूज्ड to create the candidate key of a relation are called prime attribute। और नॉन प्राइम जो प्राइम नहीं है, which are not prime attributes, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, नॉन प्राइम। तो दो तरह के रहेंगे यहाँ पे। अब देखो ये रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन का नाम है ABCD। ठीक है, तो RABCD, इस रिलेशन के अंदर कितने एट्रीब्यूट हैं भाई, यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 एट्रीब्यूट हैं, एक A है, एक B है, एक C है और एक D है। ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट की देखो कौन कौन सी है, कैंडिडेट की क्वेश्चन में दी गई है, एक तो है हमारे पास AB और दूसरी है C, ये दो कैंडिडेट की हैं। अब प्राइम एट्रीब्यूट्स अगर हमें निकालने, तो प्राइम एट्रीब्यूट्स वे एट्रीब्यूट्स जिनकी हेल्प से कैंडिडेट की बनी है। तो ये A और B किस किस एट्रीब्यूट से बना है, इनमें से देखो A और B की हेल्प से बना है भाई। तो एक एट्रीब्यूट्स हो गया A और एक हो गया B, यानी अकेला A अकेला B दोनों एक साथ इकट्ठे हुए तो एक कैंडिडेट की बनाई उन्होंने। और तीसरा हमारे पास ये वाली कैंडिडेट की है C, तो ये हमारे पास C हो गया। ठीक है, तो A, B और C ये 3 प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए इस रिलेशन के। ठीक है, नॉन प्राइम क्या हो गया, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट NP, NPA क्या हो जाएंगे हमारे पास, D बचा खाली ये वाला, ये किसी भी की में यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कैंडिडेट की बनाने के लिए यूज किए जा रहे हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो कौन सा इसका आंसर होगा, क्या अकेला C है प्राइम एट्रीब्यूट, या अकेला AB है, या ABC तीनों है, या AB इकट्ठा करके और C, ये तो कैंडिडेट की है, C वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, एट्रीब्यूट्स की बात करी गई है, तो A एट्रीब्यूट, B एट्रीब्यूट और C एट्रीब्यूट, ये 3 एट्रीब्यूट्स जो है ये कैंडिडेट की से या कैंडिडेट की बनाने के लिए यूज करे जा रहे, तो इनको प्राइम एट्रीब्यूट्स बोला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि भाई हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट्स के बारे में हमें पता चल गया क्या होता है। अब हमने एक बात करी थी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, देखो अगर हम कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसे करके लिखते हैं हम A to B या अल्फा टू बीटा ऐसे मान लिया, तो अगर हमारे पास अल्फा टू बीटा कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है, वो कोई डिपेंडेंसी है, तो ये पार्शियल कब होगी, तो अगर राइट साइड में ये जो बीटा है यहां पर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो, कैसा एट्रीब्यूट हो, नॉन प्राइम, और जो लेफ्ट वाली साइड है, लेफ्ट साइड में हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट हो, प्राइम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, बट नॉट CK, यानी कैंडिडेट की बात नहीं हो रही, कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए, वो पार्ट ऑफ कैंडिडेट की होना चाहिए। मतलब क्या है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की होना चाहिए, कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैंने बात की थी अभी A, B और C ये हमारे पास दो कैंडिडेट की थी, तो इसके प्राइम एट्रीब्यूट तो हमारे पास बन रहे थे A, B और C,
ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं पार्सल डिपेंडेंसी की, इस कंडीशन को बोलते हैं पार्सल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कह रही है, ये कंडीशन कह रही है कि लेफ्ट साइड में अगर प्राइम एट्रीब्यूट हो लेकिन वो प्राइम एट्रीब्यूट सी के नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर ए हो सकता है, क्या ए एक प्राइम एट्रीब्यूट है लेकिन ए क्या कैंडिडेट की है, नहीं है, तो ए हो सकता है। बी हो सकता है, क्या बी हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट है लेकिन कैंडिडेट की नहीं है, ये हो सकता है। सी हो सकता है, क्या सी प्राइम एट्रीब्यूट तो है लेकिन साथ के साथ कैंडिडेट की भी है, सी के भी है, तो ये वाला नहीं लेंगे, इस केस को नहीं लेना। केस में हमारे पास ए और बी ही बैठेंगे। ठीक है, साथ के साथ राइट साइड में क्या होना चाहिए, नॉन प्राइम। जैसे पिछले एग्जांपल की बात करें तो नॉन प्राइम डी था। ठीक है, अगर हमारे पास रिलेशन बन रहा था ए बी सी डी, ये रिलेशन था, तो इसमें प्राइम एट्रीब्यूट ये बन रहे थे और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारे पास डी था। तो अगर मैं लिख दूं ए टू डी या बी टू डी, ठीक है, ये हमारे पास दोनों कैसी डिपेंडेंसी कहलाएंगी, पार्सल डिपेंडेंसी कहलाएंगी। ठीक है, ए से डी या बी से डी निकालना पार्सल डिपेंडेंसी। अगर मैंने लिख दिया सी टू डी तो ये पार्सल नहीं है क्योंकि ये कैंडिडेट की हो गई। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं यहां पर ए बी टू डी तो ये भी कैंडिडेट की है, तो ये भी पार्सल डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं यहां पर ए टू सी तो ए हमारे पास वो है प्राइम एट्रीब्यूट है, कैंडिडेट की नहीं, लेकिन ये नॉन प्राइम नहीं है, ये भी तो प्राइम हो गया। ठीक है, तो ये भी पार्सल डिपेंडेंसी नहीं होगी। राइट साइड में नॉन प्राइम होना चाहिए। राइट साइड में क्या कंडीशन है, राइट साइड में नॉन प्राइम होना चाहिए, लेफ्ट साइड में प्राइम होना चाहिए लेकिन वो प्राइम कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह की कोई डिपेंडेंसी दी हुई है तो उसको बोलेंगे पार्सल डिपेंडेंसी। ठीक है, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्सल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्या बोला था, नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई जो कैंडिडेट की है वो किसी भी चीज को फाइंड आउट कर सकती है। ठीक है, यानी ए बी से हम कोई सी भी चीज निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू भी, बी की भी, सी की भी, डी की भी। लेकिन ये कह रहा कि मुझे ए और बी दोनों की जरूरत नहीं, मैं तो अकेला ही निकाल लूंगा। ए कह रहा मैं अकेला ही कर लूंगा, डी की वैल्यू निकाल लूंगा, बी भी कह रहा मुझे दूसरे की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही कर लूंगा। तो अकेला कर लेगा तो अकेले वाला पार्सल में रह जाएगा वो, तो ये पार्सल डिपेंडेंसी हो जाएगी। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म अगर हम चेक करेंगे, इस तरह की कंडीशन अगर कहीं भी आ गई, ऐसी डिपेंडेंसी आ गई तो पार्सल होगी। इसका मतलब वो रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा वो रिलेशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास अल्फा टू बीटा इस तरह से डिपेंडेंसी दी हुई है कि लेफ्ट साइड में अल्फा की वैल्यू हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट बट नॉट सी के और राइट साइड में नॉन प्राइम हो, तो वो पार्सल डिपेंडेंसी कहलाती है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन है कि इन आरडीबीएमएस सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज रिलेटेड टू, सेकंड नॉर्मल फॉर्म किस चीज से रिलेटेड है, पार्सल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव मल्टीवैल्यूएट, जॉइन। तो देखो पार्सल डिपेंडेंसी के बारे में हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में पढ़ते हैं, मल्टीवैल्यूड फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होती है, जॉइन डिपेंडेंसी फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में होती है। बीसीएनएफ का अलग केस है, वो भी अभी देखेंगे बाद में। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, पार्सल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म का हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन कर समझते हैं और इसको हमें बताना कि ये जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है आर, ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, बीसीएनएफ में। देखो अभी तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो फर्स्ट या सेकंड में ही हो सकता है क्योंकि थर्ड और बीसीएनएफ मैंने भी पढ़ाई नहीं, लेकिन पेपर में तो कोई से में भी हो सकता है। अब हम समझते हैं इसको कैसे हम करेंगे। देखो अगर रिलेशन WXYZ दिया हुआ है आपके पास, VWXYZ सारे के सारे अलग हैं, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होगा ही होगा,
इसका मतलब क्या है, फर्स्ट में तो हो गई होगा, लेकिन हमें अब चेक करना कि सेकंड में है या नहीं है। अगर फर्स्ट में है तो सेकंड में ही जाना हमें, तो मेनली हमें इस सेकंड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट में तो सब रहेंगे ही। अब देखो सेकंड में देखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट के बारे में, कि इसके अंदर कौन कौन से प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी देखनी, पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए प्राइम एट्रीब्यूट का पता होना चाहिए। प्राइम एट्रीब्यूट तब पता चलेंगे जब कैंडिडेट की पता होगी, तो कैंडिडेट की हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी इसकी। अब कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, इस रिलेशन की कैंडिडेट की निकालने के लिए पहले इसेशनल एट्रीब्यूट पता होना चाहिए हम, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो पिछली 5-6 क्लास है सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए, वे सब रिलेटेड है, वे सब यहाँ पे यूज करी जाएंगी। तो इसेशनल एट्रीब्यूट यानी ऐसा एट्रीब्यूट जो राइट साइड में नहीं है, वी है राइट साइड में है, एक्स डब्लू है, डब्लू नहीं है राइट साइड में, तो एक W आ गया हमारे पास। अच्छा X भी है, Y भी है, Z भी है, तो इसेशनल एट्रीब्यूट हो गया W। अब W को चेक करेंगे कि क्या W हमारे पास कैंडिडेट की है, तो W का क्लोजर सेट निकालेंगे। W से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, W क्या कोई सी डिपेंडेंसी W पे लग रही है, W लेफ्ट साइड में अकेला कहीं भी नहीं है, इससे कुछ भी नहीं निकाल सकते हम आगे, ठीक है। तो इसका मतलब W तो हमारे पास कैंडिडेट की नहीं है। जब W नहीं है यानी इसेशनल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की नहीं है, तो इसका मतलब एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है। अब हमें सब चेक करनी पड़ेंगी। पेयर कैसे बनाते हैं, पेयर जो इसेशनल एट्रीब्यूट है उस पर तो राइट का टिक लगा दो, ठीक है। बाकी के इसके साथ बाकी के पेयर बनाएंगे, तो दो दो के पेयर हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसेशनल एट्रीब्यूट्स था हमारे पास W, दो दो के पेयर बनाएंगे, W पे लगाना है हमें टिक यहाँ पे। तो V के साथ W का बना लेंगे, W के साथ X का, W के साथ Y का, और W के साथ Z का। W सब में रखना है, जो इसेशनल एट्रीब्यूट है उसके बगैर कोई भी कैंडिडेट की नहीं बन सकती, ठीक है। तो W सभी में हमें रखना है। अब ये हो गए हमारे, अभी इनके क्लोजर निकालेंगे हम यहाँ पर। तो VW का क्लोजर निकालते हैं पहले। VW से हम क्या निकाल सकते हैं, XY, तो VW XY, ठीक है। और WX का यूज करके हम Z भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास VW XY और Z हो गया, तो इसका मतलब पूरा रिलेशन निकल गया, R के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब VW कैंडिडेट की हो गई है। अच्छा अब WX को चेक करते हैं। WX का क्लोजर, WX से YZ निकल जाएगा, WX YZ, ठीक है। अब V बच गया हमारे पास, तो Y से V निकल जाएगा, Y है हमारे पास तो V निकल जाएगा, VWXYZ, तो ये भी R के इक्वल हो गया, यानी ये भी कैंडिडेट की हो गया। WY को देखते हैं। WY का क्लोजर WY हो गया, Y से हम V निकाल सकते हैं, तो VWY हो गया। अब V और W से XY भी फाइंड कर सकते हैं, तो VWXY, ठीक है। Y तो है ही हमारे पास। अब WX से Z निकल जाएगा, तो VWXYZ, यानी ये भी हमारे पास रिलेशन जनरेट कर रहा है, ये भी कैंडिडेट की बन गई। अब बचा WZ। WZ का क्लोजर निकालते हैं। WZ से क्या फाइंड कर सकते हैं, देखो WZ कोई भी नहीं, अकेला W भी नहीं, अकेला Z भी नहीं, एक साथ भी नहीं, लेफ्ट साइड में है नहीं, तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हम इससे, ठीक है। तो ये हमारे पास कैंडिडेट की नहीं होगा। तो ये तीन आ गई हमारे पास कैंडिडेट की। अब इन तीन में W को तो राइट रखेंगे, W के अलावा जो आए हैं उनको क्रॉस करेंगे। W के अलावा V आया, V को क्रॉस कर दो, और X आया, X को क्रॉस कर दो, Y आया, Y को क्रॉस कर दो। अब Z बच गया खाली। अब जो बच गए हैं, अभी दो के पेयर बनाए, तो जो बच गए हैं W को लेके उनसे तीन के पेयर बनाएंगे। तीन का पेयर बन ही नहीं सकता, क्योंकि दो ही चीज बची हुई, W और Z,
ठीक है, डब्ल्यू जेड हमने पहले ही चेक कर लिया, 3 का पेयर अब बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब ये ही 3 कैंडिडेट की होंगी यहाँ पर। तो हमारे पास कैंडिडेट की निकल के आ गई है। इस रिलेशन में 3 कैंडिडेट की है, वी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई। अब हम निकालेंगे प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो गए जो इन कैंडिडेट की को बनाने में यूज करे जा रहे हैं, कौन कौन से, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। बचा अब हमारे पास क्या है, जेड बच गया। ठीक है, तो नॉन प्राइम में क्या रह गया हमारे पास, एक ही बच गया, जेड वाला। अब देखो हमें पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करनी। पार्शियल डिपेंडेंसी ये कहती है कि अल्फा टू बीटा राइट साइड में नॉन प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज तो राइट साइड में चेक करो नॉन प्राइम कहां पर है, यानी जेड कहां पर राइट साइड में। तो जेड इसमें तो है नहीं राइट साइड में, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं, इसमें भी नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, इस वाले में है जेड। ठीक है, राइट साइड में जेड आ रहा है। अब लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में प्राइम एट्रीब्यूट्स होने चाहिए बट नॉट सी के। ठीक है, अब देखो अगर इस तरह की कंडीशन आपको मिल गई तो इसका मतलब क्या हो गया, वो पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं है। देखो इस वाले केस को हम ऐसे लिख सकते हैं wx2y और wx2z। ठीक है भाई, wx से y भी जनरेट हो रहा है, z भी हो रहा, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है इस वाले से, क्योंकि ये हो गया नॉन प्राइम। अब wx को देखेंगे कि क्या ये प्राइम है, तो देखो w भी प्राइम है, x भी प्राइम है, दोनों के दोनों प्राइम है। लेकिन क्या wx हमारे पास वो बन रहा है, कैंडिडेट की बन रहा है, ये भी देख लेंगे। तो wx हमारे पास क्या है, कैंडिडेट की है, wx हमारे पास कैंडिडेट की है। तो इसने तो कहा था बट नॉट सी के, ठीक है, कि वो सी के नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो सी के है, तो सी के तो हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी इसमें कहीं भी नहीं है किसी भी जगह, तो इसका मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी होगी इसमें। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी हमारे पास बन ही नहीं रही, क्योंकि wx हमारे पास क्या है, वो कैंडिडेट की बन गया। अब हमें देखनी पड़ेगी कि क्या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे होती है, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा तो हम फिर थर्ड वाला आंसर लगाएंगे, नहीं होगा तो सेकंड में ही रह जाएगा ये। ठीक है, तो उस तरीके से हम चेक करेंगे। ये वाली जो भी चीज आज आपको समझाई है ये अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आगे आगे जैसे चलेंगे ये पीछे वाली सारी की सारी यूज होती चलेंगे, इनके बगैर आगे के नहीं चलेंगे। आपको अब फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्लोजर सेट, कैंडिडेट की और पार्शियल डिपेंडेंसीज का कॉन्सेप्ट ये सब आने चाहिए। ठीक है, तो बाकी फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।